बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान प्राप्त कीजिए। आपने प्रश्नमाला 6.4 में सन्निकट मान प्राप्त करने का अध्ययन किया था, उसी से रिलेटेड आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सोल्व आउट करने हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ए ऑप्शन में जो दे रखा है आपको, दे रखा है 17/81 होल पावर आपका 1/4। इसको देखिए हम लिख सकते हैं 17 की पावर 1/4 आपका और अपोन में 81 की पावर 1/4। आप देखते हैं ये तो 17 की पावर 1/4 ऊपर रह जाता है और नीचे जो है आपका 3 आ जाता है। तो देखिए हम 17 की पावर 1/4 का सन्निकट मान प्राप्त कर लेंगे और जो भी मान आएगा उसमें 3 का भाग देकर आपका इस वैल्यू का सन्निकट मान उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा, तब हम क्या बात करेंगे, हम 17 की होल पावर 1/4 का सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे देखिएगा, माना देखिए फलन का रूप देखिएगा, रूप किस टाइप का फलन है, ये है 1/4 पावर लग रही है, तो x की पावर 1/4 प्रकार का फलन है। तो हम कहेंगे कि माना y बराबर x की पावर 1/4। दूसरी बात करें अपन यहाँ पर, तो dy/dx की बात कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन इसका करें तो ये हो जाएगा बच्चों का 1/4 x की पावर 1/4 - 1। उसके बाद हम आगे बात करें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -3/4 और ये हो जाएगा 1/4 x की पावर 3/4 आपका dy/dx हो गया। उसके बाद देखिएगा आप मान लेते हैं f(x + del x), f(x + del x) यानी कि आप 17 में से इनको 2 वैल्यूज़ में इस तरह से बांटते हैं कि del x का छोटे से छोटा मान उपलब्ध करा लेते हैं, बाकी जो शेष बचेगा उसका 1/4 आसानी से निकल सके, ऐसे भागों में इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिएगा मैं इसमें से 16 की बात करूं तो 16 का 1/4 आप सीधे सीधे 2 बता देते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इसके बराबर 17 की पावर आपने 1/4 माना और मैं 17 को तोड़ कर लिख दूंगा 16 + 1 की होल पावर 1/4। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आप क्या मान लेने वाले हैं कि x की वैल्यू 16 मान लेते हैं। x की वैल्यू 16 क्यों मानी, देखिए x की जगह 16 रखूंगा तो 16 की पावर 1/4 2 आएगा, जो कि y का मान सीधे सीधे प्राप्त हो जाएगा। बाकी रही x में परिवर्तन को मैं del x बोल देता हूँ और del x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करें, x की वैल्यू 16 हो गई और del x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई आपके इस फंक्शन में। चलिए हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, किसकी, 17 की पावर 1/4 की। देखिए 17 की पावर 1/4 की जब आप वैल्यू निकालेंगे आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, y प्लस आपका dy/dx इंटू आपका del x, इस तरह से ये आता है। ये किसके बराबर है, ये f(x + del x) का फॉर्मूला है। ये अप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं आगे, देखिएगा आपने इसकी वैल्यू निकाली तो बात रही y की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/4 प्लस dy/dx कितना निकाला हुआ है आपका 1/4 x की पावर 3/4 और इनटू में आपके पास क्या है बच्चों, del x की वैल्यू 1 है जो पुट कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। x आपने क्या मान रखा है, 16, तो 16 की पावर 1/4 प्लस 1/4 16 की पावर 3/4 और यहाँ पर del x की वैल्यू 1 हो गई। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 17 की पावर 1/4 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। ये वैल्यू बच्चों 2 बन गई, प्लस आप देखिए 16 की पावर 1/4 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 के ऊपर पावर 3 लगाएंगे 8 हो जाएगा और 8 चौक 32, 1/32 आपके पास आता है। अब इसको कैलकुलेट करें तो 2 + 0.0 आपका 3125 आपका वैल्यू बनता है, जो कैलकुलेट होके हो जाएगा
2.03125। ये वैल्यू किसकी आई? ये 17 की पावर 1/4 की वैल्यू आई। आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था 17 की पावर 1/4/3 की वैल्यू। तो आप 2.03125 में भाग लगाएंगे आपका 3 का, तो आपको 0.6 समथिंग इस तरह से वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चे आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि सन्निकट मान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका देखिए बी पार्ट जो है, बी पार्ट को इसी तरह से करना है, बच्चे स्वयं करेंगे, मैं बता देता हूं किस तरह से करना है। 33 की पावर आपका 1/5 का मान निकाल लेना है। 33 की पावर क्या है? 1/5। तो 33 की पावर 1/5 का मान निकाल कर 33 को 2 भागों में बांट देंगे, 32 + 1 में, और 32 की पावर कितनी दे देंगे आप? 1/5, और 32 की पावर 1/5 का मतलब कितना हो जाता है? 2। तो इस तरह से बच्चे इसको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके स्वयं कर लेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि f(x) = log x/x द्वारा प्रदत्त फलन x = e पर उच्चतम है। x = e का वैल्यू कितना होता है? 2.7 समथिंग होता है बच्चों, लगभग मान होता है। ठीक है, तो ये एक धनात्मक राशि है। आपको इस फलन के बारे में बताना है कि ये इस पॉइंट पर क्या है? उच्चतम मान रखता है। क्या तरीका है अपना? अपन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी बता सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बता सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से थोड़ा सा आसान पड़ेगा, इसका अवकलन आराम से सेकंड डेरिवेटिव निकल सकता है, इसलिए तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में क्या करते? फर्स्ट का कर लेते, f(x) = 0 से पॉइंट मिलता, जो कि x = e ही मिलेगा। फिर हम कह देंगे कि e से पहले हम 0 पर जांच कर लें, 0 पर नहीं, 0 पर तो फलन परिभाषित नहीं होगा। 2.7 से पहले मान लो 2 पर जांच कर लें, और बाद में 3 पर जांच कर लें। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन कैसा करना चाहिए। देखिएगा, f(x) आपको गिवन है कितना? log x/x गिवन है। देखिए, जब भी कोई फलन हम लिखते हैं तो उसके प्रांत के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि इसका प्रांत क्या होना चाहिए। देखिए, प्रांत क्या है? log x कब परिभाषित होता है बच्चों? log x तब परिभाषित होता है जब आपका x क्या हो? धनात्मक वास्तविक संख्या हो। कहने का मतलब log धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ही निकल पाता है, और नीचे में x आ गया तो x को 0 नहीं होना चाहिए, और धनात्मक वास्तविक संख्याओं में तो 0 होता ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब हमारा जो इसका प्रांत बनेगा वो x बिलोंग्स टू r+ बनेगा। और बच्चे अच्छे से जानते हैं कि x बिलोंग्स टू r+ का मतलब होता है 0 से अनंत के मध्य की सभी वास्तविक संख्याएं, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बात बच्चों के समझ में आ गई होगी। हमारा x क्या है ये हमें पता चल गया। चलिए, उसके बाद हम f(x) निकालेंगे। f(x) कैसे निकालेंगे? u/v मेथड से निकालेंगे, यानी v², v का मतलब x, तो x²। log x आपने x ऊपर पुट किया और log x का अवकलन कर दिया। log x का अवकलन क्या होगा? 1/x होगा, माइनस का बीच में साइन आएगा। log x आप पुट कर देंगे, log x पुट कर देंगे, और x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1। x का अवकलन कर देंगे, आप देखते हैं x से x कट जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 1 - log x अपॉन में आपका x²। देखिए, अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो आपको e लेकर चलना है। मैथमेटिक्स में जितने भी हम फलन पढ़ते हैं लोग लघु गणक के, अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर अंडरस्टूड है ये बात कि उसका बेस कितना है? e। तो इस log का यहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ है तो e ही मानकर बच्चे चलेंगे। 10 बेस नहीं मानना है आपको, जब तक कि कहा न जाए तब तक e ही मानना है। चलिए आगे बात करते हैं। f(x) की सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। वही u/v मेथड अप्लाई कर देंगे। कैसे? v का स्क्वायर यानी x², तो v की जगह पहले से ही है तो x की पावर 4 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आपने x² पुट किया, अवकलन किया 1 - log x का। 1 का तो हो गया बच्चों 0, और log x का कितना हो गया? 1/x, ऐसा कुछ मिला बच्चों को। बीच में साइन माइनस का आएगा। इस बार 1 - log x को तो बच्चे रख देंगे, और x² का अवकलन कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों का? 2x हो जाएगा। देखिए, आगे बात को बढ़ाते हैं बच्चों। f(x) का वैल्यू देखना कितना आएगा। यहाँ पर यहाँ से 1x कट जाएगा, और 1x कट जाएगा तो -x, यहाँ पर आपका -2x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आपका
2x log x बनेगा और नीचे में क्या x की पावर 4। चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं। f डबल डैश x कितना बनेगा, यहाँ देखिएगा बच्चों -x माइनस 2x माइनस 3x हो जाएंगे और x कॉमन लेके नीचे x की पावर 4 से कट कर दूँ तो नीचे x क्यूब हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा -3 प्लस 2 log x और नीचे x की पावर 3। ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, बात करें अब क्या करें, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखकर बिंदु निकालेंगे। तो देखिए किस तरह से आप कहेंगे f डैश x इक्वल टू 0 रख देते हैं, इम्प्लाइज दैट f डैश x क्या था आपका था 1 माइनस log x, आपने ऊपर निकाल रखा है और नीचे में क्या था x स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चे आगे बात को ले जाए तो यहाँ पर क्या आ जाता है, x स्क्वायर 0 में चला जाएगा और 1 माइनस log x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसके बाद आगे करें इम्प्लाइज दैट, देखिए आप कहेंगे कि log x इक्वल टू आपको प्राप्त होता है 1। ठीक, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, देखिए किसी भी संख्या, मान लीजिए मैंने 100 ले ली, इसके रिप्रेजेंटेशन के बच्चों दो तरीके होते हैं। कौन सा, एक तो घातांक रूप, चर घातांक रूप, जो जिसको घातांक रूप से मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म। दूसरा होता है लघुगणक रूप, है ना। आपका लघुगणकीय रूप क्या होता है और आपका घातांक रूप क्या होता है। देखिएगा मैं 100 को लिख सकता हूं बच्चों क्या 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 2 तो क्या होगी बच्चों की घात, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये 10 हो गया बेस, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं। और आपकी संख्या थी वो क्या है, ये संख्या है। अब लोग में इसका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा क्या होता है, लोग लिया जाता है संख्या का। संख्या कितनी है जो बराबर में लिखी हुई है घातांक रूप में, तो ये संख्या तो हो गई 100 बच्चों। आधार 10 यहाँ पर आएगा, यहाँ आधार लिखा जाता है। बराबर आती है घात, घात की वैल्यू कितनी है 2। अब देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचा जा सकता है और यहाँ से यहाँ पहुँचा जा सकता है, मतलब ये दोनों का बातों का मतलब एक ही है। ये घातांक रूप है, ये लघुगणकीय रूप है। चलिए लघुगणकीय रूप से अगर आपको घातांक रूप में जाना हो तो देखिए लोग में देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि लोग किसका लिया जा रहा है 100 का, आधार कितना है 10, सामने क्या होती है घात, तो लिख देंगे कि संख्या 100 बराबर 10 की घात 2, ये आ जाएगा। ठीक है, संख्या बराबर 10 की घात 2 लिखी हुई है, तो लोग रूप में लिखना हो तो लोग किसका लें, संख्या का, तो लोग 100 आधार 10 बराबर घात 2। इस तरह से जाया जा सकता है। बच्चे कहेंगे यहाँ पर बेस तो ई है, नहीं लिखा हुआ है, तो अब देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों को, एक्स क्या हो गई, संख्या हो गई, आधार क्या हो गया, ई हो गया, सामने क्या लिखा हुआ है, एक क्या हो गई, घात हो गई। तो बच्चे कहेंगे अगर मैं इसको घातांक रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो संख्या बराबर आधार का घात लगा देंगे। आधार कितना है ई और घात कितनी होगी 1। बच्चे कहेंगे इसका मतलब तो x बराबर ई हुआ। तो x बराबर ई आपको मिला, कब मिला, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने से। और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने से बच्चों को x बराबर ई मिलता है। तो यह पॉइंट उच्चतम का भी हो सकता है, यह पॉइंट निम्नतम का भी हो सकता है। आप बच्चे जानते हैं कोई फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है तो यहाँ उसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 होती है, तो यहाँ से ये उच्चतम का बिंदु प्राप्त हो सकता है या फिर निम्नतम का बिंदु भी प्राप्त हो सकता है, या फिर आपने देखा होगा एक नती परिवर्तन बिंदु आता है वो भी प्राप्त हो सकता है ना, कोई भी प्राप्त हो सकता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये बता देंगे कि निम्नतम का बिंदु है या उच्चतम का बिंदु। अगर ये उच्चतम का बिंदु है तो इस बिंदु पर फलन अपना उच्चतम मान प्राप्त करेगा। देखिए बच्चे लिखेंगे जब x बराबर e तब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। x की जगह क्या रख दिया e, क्योंकि x बराबर e पर आपको टेस्ट करना है। चलिए नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए तभी ये उच्चतम का बिंदु कहलाएगा। देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव क्या है, -3 प्लस 2 log किसका, x का मतलब क्या ले रहे हो e, और बेस भी कितना हो गया e। जब नहीं लिखा हुआ है तो मैंने कहा आपको e मानकर चलना है, और अपोन में कितना है आपका x क्यूब, तो यानी कि e का क्यूब। चलिए कैसा मान प्राप्त हुआ देखिएगा, f डबल डैश e इक्वल टू यहाँ पर -3, ये लोग बेस भी e और संख्या भी e मान हो जाता है एक लोग के गुण धर्म से, तो ये 2 हो गया।
2/e³ हो गया, बराबर ये -3 + 2 कितना बना, -1/e³। ई की वैल्यू 2.7 यानी कि धनात्मक, यानी कि ये वैल्यू हो गई ऋणात्मक। क्या प्राप्त हुआ, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आप कहेंगे कि इस स्थिति में आपका fx जो होगा, fx क्या होगा, जब x बराबर e है उस स्थिति में fx उच्चतम होगा। और अगर ये पॉजिटिव आता तो इस x बराबर e की स्थिति में आपके फलन का मान जो है निम्नतम हो जाता। लेकिन यहाँ कैसा रहा, उच्चतम। आपको फलन को उच्चतम बताना था, x बराबर e पर सिद्ध करना था, आपने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि परिवर्तन की दर नेगेटिव शो करेंगे, माइनस का साइन लगेगा। अगर बढ़ रही होती तो प्लस का साइन लगता। ठीक है, उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हो जाएं, एक विशेष स्थिति आपको दे दी है। किस समय, जब त्रिभुज की जो समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों समान भुजाएं हैं वो आधार कितना है, b के बराबर है। जब ये भुजाएं b के बराबर हो जाए उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, ये बात आपको बतानी है। देखिए मोटी मोटी बात मुझे पता चली कि समान भुजाएं, मान लो समान भुजाओं की लेंथ में x मान लूँ तो आपको ये क्या दिया है, आपको dx अपॉन आपको समय के रेस्पेक्ट dt = 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक चीज तो ये पता चल गई कि किस में परिवर्तन की दर दे रखी है आपको, समान भुजाओं में परिवर्तन की दर, और ये कह रहा है कि घट रही है क्वेश्चन, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ये बात एक तो पता चली। ठीक है, दूसरी बात हमें ज्ञात क्या करना है, हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर का पता लगाना है, यानी कि आपको dA/dt का पता लगाना है। इससे ये रफली आप लिख के भी रख लें तो इससे आपको क्वेश्चन में पता चल जाता है कि आपको किस किस के बीच संबंध प्राप्त करना है। आपको a और x के बीच में संबंध स्थापित करना है। बात रही b आधार त्रिभुज का, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगले ने कह दिया है एक निश्चित आधार, मतलब आधार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है, आपकी समान भुजाओं में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होने की दर क्या है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन को समझिए। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है समद्विबाहु, उसका आधार मैंने ये b ले लिया, ये a पॉइंट ले लूँ, ये b पॉइंट ले लूँ, a b आधार हो गया इसका। ठीक है, एक पॉइंट ऊपर c है समद्विबाहु में, ये लेंथ और ये लेंथ समान है, इसको मैं c पॉइंट बोल देता हूँ, और इस लेंथ को x मान लूँ, है ना, इस लेंथ को x मान लूँ क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये क्या कर रहा है, ये c नीचे आ रहा है, c नीचे, जैसे जैसे c नीचे आएगा आपकी क्या होगी, ये घटेंगी, कौन सी, ये x भुजाओं का मान। c यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक भुजाएं घट गई दोनों, c और नीचे आ गया तो ये भुजाएं बनेंगी और घट गया। निरंतर c नीचे आ रहा है, इस लंब पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लंब मैं यहाँ डाल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ p, इस पॉइंट को बोल देता हूँ p। इस तरह से घट रहा है तो किस में परिवर्तन की दर आ रही है, dx/dt, जो कि -3 सेंटीमीटर है। तो आप बोलेंगे माना त्रिभुज ABC है जहां आपका AC भुजा जो है वो बराबर है किसके, BC भुजा के। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए AC बराबर BC हो गया। दूसरी बात, AB बराबर आपने कितना दिया, आधार है, ये क्या है आपका आधार त्रिभुज का, आधार बराबर क्वेश्चन में दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी है, B है। दूसरी चीज, इसको आपने क्या मान रखा है, इसको आपने मान रखा है x के बराबर, ये आपने माना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार dx/dt, यानी कि x में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष कैसे पता चलता है, सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। सेकंड का मतलब प्रति, किसके प्रति उत्तरदायी है, ये समय के प्रति। समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से। dx/dt का वैल्यू घटने के कारण -3 सेंटीमीटर आपका पर सेकंड हो जाता है।
ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको dA/dt ज्ञात करना है, जहां A मैं क्या बोल रहा हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा हूं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार तो आपके पास भी है, अपने को ये ऊंचाई जो है ये ज्ञात करने की जरूरत है। आप बताइए इस ऊंचाई की वैल्यू कितनी होगी। इस ऊंचाई की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी, देखिए ये त्रिभुज ए और पी सी में मैं बात करूं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज बन जाता है तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो मध्य में काटेगा इसको। और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। तो आप कहेंगे ये वैल्यू कर्ण स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। ये कौन सी, आपकी CP। तो आप कहेंगे CP की वैल्यू जो है, या CP की वैल्यू आपकी आ गई x स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा सा सॉल्व करूं इसको तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 का अंडर रूट। और इस तरह से आप इसको CP को लिखना चाहें तो अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट हटा दूँ, कितना हो जाएगा 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल मैं A से डिनोट कर दे रहा हूँ, क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्योंकि मैं क्यों निकाल रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे dA/dt की आवश्यकता है, तो A का मान तो पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ें अपन तो देखिएगा A बराबर क्या हो जाएगा 1/2। आधार कितना है त्रिभुज का, आपने कहा B है। ऊंचाई कितनी है, अभी अभी CP की वैल्यू प्राप्त की, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2। ये हो जाएगा और इसके लग जाएगा अंडर रूट। A बराबर देखिए ये 2 और 2 4, 1/4b अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। यहाँ b अचर राशि है, जहाँ b क्या है, अचर है। क्यों है अचर, b अचर इसलिए है कि उसने कहा है कि वो एक निश्चित आधार त्रिभुज का दिया हुआ है, तो उसमें तो चेंजेज हो ही नहीं रहे हैं, उसमें परिवर्तन की दर तो शून्य है। t के सापेक्ष अवकलन करें तो dA/dt आपको मिल जाता है। dA/dt की वैल्यू देखिए 1/4, ये b, इसका अवकलन 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाता है। और इनटू में आपका देखिए 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का और करोगे तो ये 8x आ जाता है बच्चों यहाँ पर, और b का क्या हो जाता है 0। देखिए इसको थोड़ा अच्छा लिखें यहाँ पर। इसके बाद में आपने x का भी करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dx/dt और गुणा में आ जाता है। ठीक है, dA/dt इक्वल टू देखिए आपको कितना मिलेगा, ये 4 और ये 2, ये 8 से कट जाएगा, x ऊपर आ जाएगा यानी कि bx ऊपर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू में dx/dt। ये आपका कैलकुलेशन के बाद आता है। ठीक है, आपको dA/dt की वैल्यू तो चाहिए, लेकिन किस स्थिति में चाहिए, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जब जो आपकी ये जो घट रही थी, ये देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि कब ज्ञात करना है, त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हों, उस समय पर आपको क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से घट रहा है ये पता लगाना है। यानी कि दोनों भुजाएं x का जो मान है किसके बराबर आ जाए, आधार के बराबर आ जाए, यानी x बराबर b पर ज्ञात करना है। तो बच्चे कहेंगे x बराबर b पर हम इसको ज्ञात कर देते हैं, तो x का मान b रखना होगा, यानी कि b ऊपर है, 1x की जगह ये b रख दिया, नीचे 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, जहाँ जहाँ है x वहाँ b रख दिया। dx/dt की वैल्यू -3 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको दी गई है, मैंने ये लिख दी है। चलिए ये बन जाएगा आपका ऊपर b स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर गया और 3b स्क्वायर के अंडर रूट लगाया तो √3 इंटू आपका कितना आ गया b, और ये कितना -3। देखिएगा यहाँ पर आप b से b
कट कर देते हैं और √3 से 3 को कट करते हैं तो -√3b आपको मिलता है, जो कि क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है जब जो समान भुजाएं हैं वो आधार के बराबर हो जाएं, यानी x बराबर b हो जाए। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्षेत्रफल को? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप कहेंगे माइनस का चिन्ह क्या बताएगा? घटना बता रहा है। तो आपका क्या घट रहा है? क्षेत्रफल में जो घटोत्तरी हो रही है उसको कैसे लिखेंगे? अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है? √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से घट रहा है। कब? जब x बराबर b हो जाता है तब। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे बच्चे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। वक्र x² बराबर 4y के बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको जब उदाहरण कराए थे विविध प्रश्नमाला के तो सेम क्वेश्चन आपका वहां पर था। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, आप उदाहरण देखिएगा, उसमें यहाँ पीछे के भागों में उदाहरणों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। ठीक है, बात करते हैं। अभिलंब की बात हो रही है तो अभिलंब का समीकरण निकालना होगा। अभिलंब एक रेखा होती है, आप जानते हैं, जैसे स्पर्श रेखा भी एक रेखा है, अभिलंब भी एक रेखा है। बस अभिलंब की खास बात यह है कि वह 90 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ? स्पर्श रेखा के साथ। है तो रेखा ही। तो हम पहले तो अभिलंब का यानी कि अभिलंब रेखा का क्या निकाल लेंगे? समीकरण प्राप्त कर लेंगे। वो समीकरण प्राप्त करने के लिए, किसी भी रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए बच्चों को क्या क्या चाहिए? एक तो बिंदु चाहिए, और बिंदु के बाद आपको क्या चाहिए? उस बिंदु पर क्या चाहिए? ढाल चाहिए। तो आपको दो बिंदु दिए हैं, x निर्देशांक और y निर्देशांक, यानी कि प्राचालिक रूप में समीकरण आपको दिया है। तो x बिंदु यानी x निर्देशांक आपके पास है, थीटा के रूप में है, y निर्देशांक भी थीटा के रूप में है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। अब मुझे चाहिए क्या? dy/dx। dy/dx क्या होगी? इस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा का ढाल आएगा तो मैं उसको रेसिप्रोकल करके उसका चिन्ह बदलते ही अभिलंब का ढाल आ जाएगा, मतलब अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। क्वेश्चन में बिंदु आपको गिवन है, तो क्या मैं अभिलंब का समीकरण नहीं निकाल सकता? बच्चे कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अभिलंब का समीकरण मैं निकाल दूंगा तो उस अभिलंब के समीकरण की मूल बिंदु से लंबवत दूरी प्राप्त कर लूंगा और देखूंगा क्या वह दूरी अचर आती है। अगर वो अचर आ गई तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, x बराबर दिया है बच्चों को a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। ठीक है, dx/d थीटा निकाल लेता हूं, जैसा कि बच्चे जानते हैं प्राचालिक रूप में अवकलन करने की विधि को। आपका cos थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस a आपका साइन थीटा यहां पर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर प्लस a थीटा को रख दिया u इंटू वी मेथड। देखिए ये एक फलन है थीटा का, ये साइन थीटा दूसरा फलन है, u इंटू वी अप्लाई होगा। थीटा पुट कर दिया, a अचर राशि है साथ में आ गई। साइन थीटा का अवकलन हो गया cos थीटा प्लस आपका क्या कर देंगे इस बार a साइन थीटा तो पुट कर देंगे और थीटा का अवकलन कर देंगे जो कि हो जाता है 1 थीटा के सापेक्ष। इस तरह से आता है। तो dx/d थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों? देखिएगा, आप देख रहे हैं ये a साइन थीटा इस माइनस a साइन थीटा से कट जाएगा और a थीटा कोस थीटा आपको मिल जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। उसके बाद y की बात करता हूं। y क्या दिया हुआ है? a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा आपको गिवन है। बच्चे कहेंगे dy/d थीटा निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल देंगे। देखिए a साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, यहाँ पर थीटा और cos थीटा u इंटू वी मेथड अप्लाई होगा, तो माइनस a थीटा मैंने रख दिया, cos थीटा का क्या हो गया? माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस a cos थीटा मैंने रख दिया
और फिर किसका अवकलन कर दिया, थीटा का, जो कि कितना होगा, 1 होगा। आप देखते हैं ये a cos थीटा ये माइनस a cos थीटा से कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू जो है आपका a थीटा साइन थीटा प्राप्त हुआ, जिसको समीकरण 2 नाम बच्चे दे देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा से प्राप्त कर लेंगे। तो dy बाई डी थीटा कितना है, a थीटा साइन थीटा, और ये कितना है, a थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से थीटा से थीटा कट गया, a से a कट गया, आपका बन गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कि टेन थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए, ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है ये, जिसको dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं बच्चे। चलिए, अभिलंब का समीकरण निकालना है तो मुझे अभिलंब की प्रवणता चाहिए। अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगी, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स थ्योरी से। तो आपने इसको उल्टा किया और ये लिखा दिया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अभिलंब की प्रवणता आई। तब आप देखिए, अतः बिंदु क्या है, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट देखिएगा, x का मान क्या दे रखा है आपको, x का मान a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। ये तो x निर्देशांक हो गया। y निर्देशांक क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा। तो आपने कहा अतः बिंदु, ये x निर्देशांक ये y निर्देशांक पर अभिलंब का समीकरण। देखिए क्या होगा, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 देखिए ये पॉइंट है आपका, माइनस करेंगे इसमें से तो a साइन थीटा माइनस होगा, ये माइनस है और बाहर माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, प्लस a थीटा कॉस थीटा। तो y माइनस y1 आपने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू आपका देखिए प्रवणता किसकी, अभिलंब की, कितनी है, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपकी प्रवणता है। चलिए, x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है, क्या कह देंगे, a cos थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, घटा दिया x माइनस x1 कर दिया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, साइन थीटा इधर में गुणा कर देता हूँ, हो जाएगा y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस कोस थीटा अंदर गुणा कर देता हूँ, माइनस एक्स कोस थीटा प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर a कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये इस तरह से आ जाता है। बच्चे देखेंगे ये a थीटा आपका a थीटा कोस थीटा साइन थीटा इस पद से कट जाएगा। ठीक है, ये y साइन थीटा है, x कोस थीटा को इधर ले आऊं तो आपका हो जाएगा x कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y साइन थीटा, और सामने हो जाएगा, इसको उधर में ले जाऊं और a कॉमन निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपका बनेगा x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, और a को इधर ले आऊं तो माइनस a इक्वल टू 0। ये रेखा का समीकरण है, ये अभिलंब रेखा का समीकरण है। अभिलंब भी क्या होता है, एक प्रकार की रेखा होती है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट x1, y1 है कहीं भी आपके समतल में, और एक रेखा है, ये रेखा, और रेखा का नाम है, अपन इसका व्यापक समीकरण लिखें तो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसी की तरह देखिए, a का मतलब कोस थीटा इंटू एक्स, b का मतलब साइन थीटा इंटू वाई,
और ये c का मतलब -a और इक्वल टू 0। बिल्कुल दोनों एक जैसी ही रेखाएं हैं, बस a और b की वैल्यूज अलग अलग हैं। अब आपको कहा जाए इससे यहाँ लंबवत दूरी जो है वो कितनी होगी। ये जो d दूरी होती है बच्चों कैसे प्राप्त की जाती है, एक तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो मापांक लगा देते हैं। अच्छा, ये x1 y1 से चाहिए तो x1 y1 से संतुष्ट कराते हैं इसको। x की जगह x1 a x1 प्लस b y1, y1 की जगह y की जगह y1 प्लस c संतुष्ट करा दिया। नीचे में अंडर रूट क्या आता है बच्चों का, अंडर रूट आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x और y के गुणांकों के वर्गों का योग अंडर रूट में लिख दिया जाता है, तो ये डिस्टेंस आ जाती है। बच्चे कहें अगर ये मूल बिंदु होता तो x1 y1 0 0 होते, तो यहाँ क्या आ जाता, 0 आ जाता और यहाँ 0 आ जाता, तो ये मूल बिंदु से दूरी को हम p से डिनोट करते हैं, वो हो जाती c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मापांक लगा दिया क्योंकि दूरी क्या होती है, धनात्मक। अब आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला है आपका। तो मूल बिंदु, इसको 3 नाम दे दूं, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 से अभिलंब 3 की लंबवत दूरी, तो मैं इसको P बोल देता हूं लंबवत दूरी को मूल बिंदु से। तो 0 0 को संतुष्ट कराऊंगा इससे, तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा माइनस a अपोन में अंडर रूट में x का गुणांक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y के गुणांक का वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। आगे बात करते हैं, p इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा माइनस a के मोड में, और ये नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इक्वल टू a। तो आपने देखा बच्चों, आपने सिद्ध कर दिया ये a क्या है, अचर राशि है। तो आपने कहा कि अभिलंब की जो आपको वक्र दिया गया था उस पर खींचे गए अभिलंब की जो मूल बिंदु से दूरी है वो क्या है, अचर है। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो जाता है। अगला देखिएगा, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर f(x) से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान हो, उन अंतरालों को आपको बताना है। फलन ये आपको दिया गया है। चलिए जरा मैं इसको लिखता हूं, f(x) इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x। ठीक है, इसमें से अगर मैं x कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, देखिए माइनस का x कॉमन निकाल लूं तो ये 2 प्लस कॉस एक्स ही बच जाएगा। थोड़ा सा सवाल सीधा हो जाएगा, 2 प्लस कॉस एक्स से आप भाग लगा दे रहे हैं, तो आप देखते हैं बच्चों f(x) का जो वैल्यू है बच्चों के पास 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स और माइनस x, यहाँ से भाग दोगे, इन दोनों को अलग अलग करें। आपने 4 sin x में 2 प्लस कोस एक्स को भाजित कर दिया और यहाँ से x प्लस 2 प्लस कोस एक्स को भी 2 प्लस कोस एक्स से भाजित कर दिया, तो यहाँ से ये कट जाएगा और सिर्फ माइनस x बचेगा। फलन थोड़ा छोटा हो गया तो इसका अवकलन करना आसान रहेगा। देखिए f डैश x बच्चे निकालेंगे, f डैश x इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा u अपॉन v मेथड, 2 प्लस कॉस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर आ जाता है, फिर 2 प्लस कॉस एक्स पुट किया जाता है, अवकलन उसका ऊपर वाले का, तो साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स 4 गुणा में है, 4 इंटू आपका कितना आ जाता है कॉस एक्स, माइनस का साइन 4 साइन एक्स रख दिया जाता है, और नीचे वाले का अवकलन 2 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आपका अवकलन आ जाता है। ठीक है, और बीच में माइनस है, x का अवकलन 1 हो जाता है। आगे बढ़ाते हैं, f डैश x क्या आता है, देखिएगा f डैश x इक्वल टू, यहाँ से 4 cos x को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 cos x हो जाता है, यहाँ पर प्लस 4 cos स्क्वायर x हो जाता है, माइनस माइनस प्लस आपका प्लस का 4 साइन स्क्वायर x हो जाता है, और माइनस ये एलसीएम पूरा ले लूँ मैं तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ 1 की जगह गुणा हो जाएगा, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है, और नीचे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम के रूप में आ जाता है। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिएगा आप लिखते हैं 8 कोस एक्स, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन ले लें तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है यहाँ पर कॉमन लेने से, जो कि 1 हो जाएगा।
उसके बाद इसको ओपन करें तो माइनस का 4 और फिर माइनस का कोस स्क्वायर एक्स और फिर आपका माइनस का 2ab से बना आपका माइनस 4 कोस एक्स और नीचे आपका आ गया 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एफ डैश एक्स आप निकालते हैं। ठीक है, 8 कोस एक्स ऊपर है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स है और माइनस का 4 कोस एक्स है और नीचे में है बच्चों के पास 2 प्लस कोस एक्स का। थोड़ी कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, टिपिकल नहीं है, बच्चे आराम से कर लेंगे। एफ डैश एक्स 8 कोस एक्स 4 कोस एक्स कैंसिल आउट होके प्लस का 4 कोस एक्स, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चे आगे बात को बढ़ाएं, एफ डैश एक्स मैं निकाल लेता हूँ कोस एक्स को कॉमन, बन जाता है 4 माइनस कोस एक्स और यहाँ पर नीचे में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों 4 माइनस कोस एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों है? देखिए कोस एक्स जो होता है ना आपका कोस एक्स, ये -1 से 1 तक, इसका छोटे से छोटा मान -1 और बड़े से बड़ा मान कितना होता है 1। अब सोचिए -1 से 1 तक की संख्याओं को आप 4 में से घटाओगे तो आपकी कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। ये तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा इस कोस एक्स पे। जब जब ये कोस एक्स पॉजिटिव होगा तब तब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगी। जब जब ये कोस एक्स नेगेटिव होगा तब तब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगी। निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। और निरंतर हासमान के लिए एफ डैश एक्स क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। किस पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन का वर्धमान या हासमान होना? कोस एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू हैं, ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगी एफ डैश के चिन्ह पे। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपको कहां से कहां क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि कितने अंतराल में परिभाषित किया गया है क्वेश्चन को, आपका x कहां बिलोंग करता है नहीं बताया गया है। तो हम सिर्फ एक चक्कर में यानी कि 0 से लेके ये π/2 आपका, ये द्वितीय चतुर्थांश पाई तक, फिर तृतीय 3π/2 तक और फिर 2π तक चौथा, हम इन 4 चतुर्थांशों में पता लगा लेंगे कि फलन जो हमारा गिवन है वो कैसा निरंतर वर्धमान है या निरंतर हासमान है। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहला पॉइंट देखिए, x को बिलोंग करें प्रथम चतुर्थांश में यानी कि 0 से π/2 में क्या घटित होगा देखिएगा। इम्प्लाइज दैट, बताइए प्रथम चतुर्थांश में cos x क्या होगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या होगी? आप कहेंगे cos x ग्रेटर देन 0 होगा। ये इम्प्लाइज करेगा कि ये अगर पॉजिटिव हो गया तो बाकी सब पॉजिटिव हैं, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गई। और एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गई बच्चों तो फलन क्या है? निरंतर वर्धमान है। ये बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे अंतराल में। सेकंड पॉइंट, x बिलोंग्स टू π/2 से π द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है बच्चे, जैसा कि जानते हैं। cos x नेगेटिव होता है बच्चों, और cos x नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बताओ f डैश x का चिन्ह कैसा आएगा? नेगेटिव। तो आप कहेंगे इम्प्लाइज दैट f डैश x लेस देन 0 हो गई। तो आप कहेंगे इस स्थिति में निरंतर हासमान होगा फलन। उसके बाद देखिए थर्ड केस देखते हैं बच्चों। थर्ड केस में x बिलोंग्स टू, आप कहेंगे क्या कि पाई से 3π/2 में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं, कौन सा चतुर्थांश आ गया बच्चों? x बिलोंग्स टू π to 3π/2 थर्ड चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में आपका cos x क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए आप कहेंगे cos x लेस देन 0 इज इम्प्लाइज दैट f डैश x भी लेस देन 0 इज इम्प्लाइज दैट आपका जो एफ एक्स है वो क्या होगा? निरंतर हासमान। एक अंतराल और है जिसमें हम बात कर लेते हैं, चौथा अंतराल। देखिए चौथा अंतराल x बिलोंग्स टू 3π/2 to 2π,
यहाँ बच्चे बात करना चाहें तो cos x चौथे चतुर्थांश में होता है पॉजिटिव, और cos x पॉजिटिव तो f डैश x भी पॉजिटिव हो जाएगी, और आप कहेंगे एफ एक्स जो है वो क्या होगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो फाइनली आपने क्या देखा बच्चों, फाइनली आपने देखा कि अंतराल पहला यानी कि 0 से π/2 यूनियन चौथा 3π/2 से आपका 2π में एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा। ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अंतराल कौन कौन सा, दूसरा और तीसरा, यानी कि आपका π/2 से कहाँ पाई और पाई से फिर 3π/2, तो एक साथ ही लिख देता हूँ इसको, कहाँ तक 3π/2 तक में एफ एक्स क्या होगा आपका, निरंतर ह्रासमान होगा। ये आप स्टेटमेंट देके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अगला देखिएगा, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक्स बराबर नहीं है 0, क्योंकि x बराबर 0 होगा तो यहाँ 0 होने से आपका फलन अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए 0 को नहीं लिया गया है। इसका मतलब x किससे बिलोंग करता है, आर नोट से। आर नोट क्या होता है, आर नोट होता है बच्चों आपका r में से 0 को माइनस कर दें तो आर नोट होता है, मतलब कि शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है आर नोट से दिया जाता है। ठीक है, से प्रदत्त फलन वर्धमान और ह्रासमान कहाँ कहाँ होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और उसके बाद हम बात करें आगे तो एफ डैश एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स क्यूब का अवकलन 3x² और इसका हो जाएगा आपका -3/x⁴। इस तरह से आगे बात करें एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव की, तो ये हो जाएगा आपका 6x, और यहाँ पर देखिए पावर ऊपर से ऊपर जाएगी तो -4 गुना होगा, तो ये प्लस का 4 × 12x⁵ ये आपका डबल डैश। अच्छा, कैसे, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम उच्चतम का बिंदु या निम्नतम का बिंदु प्राप्त करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो देखिए आपका बन जाता है 3x² - 3/x⁴ = 0। बच्चों आगे बात को बढ़ाएं, 3 कॉमन लेके 0 में भाग दे दें तो x² - 1/x⁴ बराबर 0। इम्प्लाइज दैट बच्चों देखिएगा, आप एलसीएम ले लें x⁴ तो x⁴ 6 - 1 = 0, और आप देखेंगे x 0 नहीं है, x⁴ 0 से गुणा होके x⁴ 6 - 1 बराबर 0। इम्प्लाइज दैट x⁴ 3 - 1 x⁴ 3 + 1 = 0। आप इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, x⁴ 3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर = 0 लिख कर ये ले आ सकते हैं। क्यों, ये हो गया a² - b² = a आपका a - b × a + b आपका, इस तरह से। चलिए अब आप कह देंगे कि या तो x³ - 1 = 0 या फिर x³ + 1 = 0। यहाँ से आपको मिलता है x³ = 1, या यहाँ से मिलता है x³ = -1, यहाँ से मिलता है आपको x = 1, और या यहाँ से मिलता है x = -1। तो ये आपने देखा x के 2 बिंदु प्राप्त हुए, 1 और -1। इन पर बात कर लेते हैं कि कहाँ उच्चतम का बिंदु है, मतलब कितनी दूरी में फलन वर्धमान होगा, ह्रासमान। हमारा वही तरीका, हम संख्या रेखा पे जाएंगे बच्चों। संख्या रेखा -∞ से इन्फिनिटी तक होती है। आपके पास 2 पॉइंट मिले, पहले पड़ेगा -1 और फिर पड़ेगा 1। ठीक है, एफ डैश एक्स की स्थिति का साइन का पता लगाते हैं कि इसका चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव होगा तो फलन ह्रासमान हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो फलन वर्धमान हो जाएगा। एफ डैश एक्स के चिन्ह का पता लगाते हैं, देखिएगा कैसे पता लगाएं। एफ डैश एक्स वास्तव में आपकी है क्या, एफ डैश एक्स आपकी है बच्चों,
एफ डैश एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी आई थी 3x² और -4/x⁴ ये आपकी एफ डैश एक्स थी। तो चलिए इसके चिन्ह का पता लगाते हैं। -1 से पहले कोई अवयव लीजिए। -1 से पहले मैं ले लेता हूँ -2। देखिए यहाँ -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 तिया 12, ये बन जाएगा 12। और यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे का पावर 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा 16 और 4/16 का मतलब कितना हो गया आपका 1/4। तो बताओ बच्चों ये धनात्मक मान रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल रहा। बच्चे कहेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 से बड़ी है, मैंने ऐसे पता लगा लिया रफली, ठीक है। उसके बाद मैं -1 से 1 के बीच में बात करता हूँ। बच्चों x बराबर 0 तो आपके पास उपलब्ध है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं तो फलन ही परिभाषित हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर तो हम बात कर ही नहीं सकते। तो किस पर करें? -1 से 1 तक के बीच की अनंत वास्तविक संख्या है, किसी पर भी जांच कर लीजिए 0 को छोड़कर। तो मैं 1/2 पर करता हूँ। 1/2 यहाँ रखोगे तो कितना बनेगा देखना, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 गुणा 1/2 का वर्ग, बताओ 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर -4 इंटू 1/2 का वर्ग यहाँ नीचे में करोगे तो 1/16 और ऊपर चला जाएगा आपका 16 गुना में। अब देखिए बच्चों ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू क्या है छोटी है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी कि इस -1 से 1 के मध्य आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव आया। इसी प्रकार 1 से बड़े के लिए 2 पर ज्ञात कर लीजिए। 2 पर वही बात रहेगी, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आप किसी भी बिंदु पर 2 पे 3 पे 4 पे 1 से बड़े मान पर पता करेंगे तो आप देखेंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब बताइए पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, इस अंतराल में और इस अंतराल में। तो इन दोनों को यूनियन, तो अंतराल कहाँ से? -∞ से -1 के मध्य, और यूनियन से जोड़ दिया क्या? 1 से अनंत, यानी कि 1 से अनंत। ये अंतराल जो दोनों अंतरालों को मैंने जोड़ा है, इसमें एफ एक्स वर्धमान होगा, ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा अंतराल, कौन सा अंतराल? ये वाला, यानी कि -1 से 1 के मध्य, यानी कि इसमें से 0 निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं हटा देता हूं इसमें से 0, -0 कर देता हूं मैं। एफ एक्स क्या होगा? हासमान होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी इसका लिखा जा सकता है। मैंने एक इसमें से 0 घटाया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 से 0 तक का एक अंतराल बना दीजिए इनके मध्य का, और यूनियन से 0 से 1 तक के मध्य को आप इस बात को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस अंतराल को। दोनों का मतलब एक ही है। -1 से 1 में से 0 घटा दो, या -1 से 0 और 0 से 1 को यूनियन, इनके मध्य की संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को यूनियन से जोड़ दो। इसमें भी 0 उपलब्ध नहीं है और इसमें भी 0 उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या होगा? फलन आपका हासमान हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।